शुरुआत करते हैं कला और संस्कृति से। जरूर। तो इन स्रोतों पर हमारी पड़ताल का मकसद सिर्फ सही जवाब बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि उन जवाबों के पीछे का संदर्भ क्या है। ठीक है, तो पहला सवाल ओडिसी पर है। इसमें दो कथन हैं। पहला, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के ओडिसी नृत्य के पुरातात्विक सबूत उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में मिले हैं। और दूसरा है कि ओडिसी की मुख्य मुद्राएं संभंग और नाट्य मंडल हैं। नोट्स कहते हैं कि सिर्फ पहला कथन सही है, तो दूसरे में क्या गड़बड़ है? ये प्रतियोगी परीक्षाओं का एक क्लासिक ट्रैप है, जहां जानकारी लगभग सही लगती है। पहला कथन तो बिल्कुल सही है, जो दिखाता है कि ये नृत्य कितना प्राचीन है। राइट। लेकिन दूसरा कथन गलत है, क्योंकि ओडिसी की सबसे खास पहचान त्रिभंग और चौक मुद्राएं हैं। त्रिभंग? हाँ, त्रिभंग का मतलब है शरीर का 3 जगहों से मुड़ना, गर्दन, कमर और घुटने। ये ओडिसी को एक अनोखा घुमाव और सुंदरता देता है। अच्छा, तो त्रिभंग है वो जादुई शब्द। इन हस्तलिखित नोट्स में और भी गहरी जानकारी है, जैसे ओडिसी की शुरुआत मंगलाचरण से होती है और अंत मोक्ष से। बिल्कुल, और ये भी जानना दिलचस्प है कि ये नृत्य पारंपरिक रूप से महारी समुदाय द्वारा किया जाता था, जो मंदिरों में सेवा करती थी, और इसका गहरा संबंध जल तत्व और भगवान जगन्नाथ से है। और इसके पुनरुद्धार का श्रेय गुरु पंकज चरण दास को दिया जाता है। जी हाँ, उन्हीं जैसे महान कलाकारों ने इसे मंदिरों से निकालकर मंच तक पहुंचाया है। नोट्स में तुलना के लिए मोहिनी अट्टम का भी जिक्र है। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहते हैं। ये नाम ही अपने आप में बहुत आकर्षक है। हाँ, और इसकी अपनी खासियतें हैं, जैसे इसकी भाषा मणिप्रवलम है। मणिप्रवलम, ये क्या है? आप इसे उस जमाने की हिंग्लिश जैसा समझ सकते हैं, लेकिन ये विद्वानों और कलाकारों के बीच इस्तेमाल होती थी। इसमें शास्त्रीय भाषा संस्कृत और स्थानीय भाषा मलयालम का खूबसूरत मेल था। अरे वाह! और कलाकार इसमें एक खास सफेद और सुनहरे बॉर्डर वाली कसावू साड़ी पहनती हैं, जो इसकी पहचान है। वाह! नृत्य की दुनिया से अब आते हैं उत्सवों पर। यहाँ सिंहस्थ मेले पर एक सवाल है। पहला कथन है कि यह हर 12 साल में उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे होता है। दूसरा कथन है कि यह वाराणसी में गंगा के किनारे होता है। यहाँ भी सिर्फ पहला कथन सही है। मतलब वाराणसी वाले मेले को सिंहस्थ नहीं कहते? नहीं, और यही इसकी खासियत है। सिंहस्थ नाम सीधे तौर पर ज्योतिष से जुड़ा है। अच्छा, कैसे? जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है, तब उज्जैन में ये मेला लगता है। इसीलिए ये सिंहस्थ है और सिर्फ उज्जैन से जुड़ा है। वो तो ये कनेक्शन है। हाँ, वाराणसी या प्रयागराज में जो आयोजन होता है, उसे हम कुंभ के नाम से जानते हैं। और इन नोट्स में त्योहारों का तो जैसे पूरा खजाना है। सब बताना तो मुश्किल है, पर कुछ बहुत दिलचस्प हैं, जैसे मध्य प्रदेश का भगोरिया उत्सव। हाँ, भगोरिया सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक सांस्कृतिक घटना है। ये भील जनजाति का एक बहुत ही जीवंत मेला है, जो अपनी अनोखी विवाह परंपरा के लिए भी जाना जाता है। अच्छा, जहां युवा अपने जीवन साथी चुन सकते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत में त्योहार सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि सामाजिक ताने बाने का भी एक अहम हिस्सा है। एक और दिलचस्प जोड़ी है, छत्तीसगढ़ का हरेली और उत्तराखंड का हरेला। नाम कितने मिलते जुलते हैं। सही कहा। और दोनों ही कृषि से जुड़े त्योहार हैं। ये मॉनसून की शुरुआत और अच्छी फसल की कामना का जश्न मनाते हैं। मतलब भारत के अलग कोनों में लोग प्रकृति से एक ही तरह से जुड़े हुए हैं। एकदम। इनके अलावा बिहार की छठ पूजा और पंजाब का होला मोहल्ला जैसे त्योहार भी हैं, जो सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि उस जगह की पहचान है। ये त्योहार और गीत देश की सामूहिक भावना को दिखाते हैं, और यहीं से हम अपने अगले हिस्से पर आते हैं, देशभक्ति गीत। हाँ, यहाँ एक मिलान वाला सवाल है, और नोट्स के मुताबिक सभी सही हैं। माँ तुझे सलाम, AR रहमान, ए मेरे वतन के लोगों, लता मंगेशकर। ये देश है वीर जवानों का, मोहम्मद रफ़ी, और भारत का रहने वाला हूँ, महेंद्र कपूर। ए मेरे वतन के लोगों के पीछे की कहानी तो बहुत ज्यादा भावुक है। ये गीत कवि प्रदीप ने 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में लिखा था। अच्छा। कहा जाता है कि जब लता जी ने इसे 1963 में दिल्ली में पहली बार गाया था, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। आज भी इसे सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सही बात है। ये सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि उस समय के राष्ट्रीय दुख और संकल्प का एक प्रतीक बन गया। नोट्स में कुछ और गीतों का भी जिक्र है, जैसे मेरे देश की धरती से लेकर आज के दौर का तेरी मिट्टी तक।
और यहाँ एक दिलचस्प बदलाव दिखता है। 60 और 70 के दशक में मेरे देश की धरती जैसे गीतों में राष्ट्र की पहचान उसकी जमीन, उसकी खेती और सामूहिक समृद्धि से जुड़ी थी। मतलब एक हमारा देश वाली भावना थी। बिल्कुल। लेकिन आज तेरी मिट्टी जैसे गीतों में देशभक्ति ज्यादा व्यक्तिगत और भावनात्मक हो गई है। ये राष्ट्र के लिए एक सैनिक के निजी वादे और बलिदान की कहानी है। मतलब देश की परिभाषा ही गीतों में बदल रही है, एक जमीन के टुकड़े से लेकर एक भावनात्मक रिश्ते तक। एकदम। यही सामूहिक भावना और जुनून हमें खेल के मैदान पर भी देखने को मिलता है, खासकर जब बात ओलंपिक की हो। सही कहा। और हमारे नोट्स में ओलंपिक पर पहला सवाल सीधा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मतलब आईओसी का गठन कब हुआ? जवाब है 1894 में। हाँ, और तारीख है 23 जून 1894, जिसे अब ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके संस्थापक पियरे डी कोबर्टिन थे और मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। एक खास बात यह है कि इसकी वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री हैं, जो जिम्बाब्वे की है और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला भी। और यही पैटर्न भारत में भी दिखता है। हाँ, भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए की स्थापना 1927 में हुई और इसके अध्यक्ष पीटी उषा हैं, जो आईओए की भी पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये खेल प्रशासन में एक बड़े बदलाव का संकेत है। बिल्कुल। नोट्स में कुछ और मजेदार तथ्य भी हैं। ओलंपिक मशाल की परंपरा 1928 के एम्स्टर्डम खेलों से शुरू हुई और टीवी पर पहला प्रसारण 1960 में हुआ। और भविष्य की बात करें तो 2028 के खेल लॉस एंजलिस में और 32 के ब्रिस्बेन में होंगे। मतलब अगर किसी को ओलंपिक देखने का प्लान बनाना है तो अगले 8 साल का कैलेंडर तैयार है। हाँ, बिल्कुल। अब भारत के ओलंपिक इतिहास पर आते हैं, जहां एक कंफ्यूजिंग सवाल है। हाँ, ये सवाल थोड़ा फंसाने वाला है। इसमें 2 कथन हैं। हाँ, पहला केडी जाधव के 1952 में जीते कांस्य पदक के बारे में और दूसरा अभिनव बिंद्रा के बारे में। राइट। और स्रोत कहता है कि सिर्फ जाधव वाला कथन सही है। मुझे हमेशा लगता था कि बिंद्रा पहले व्यक्तिगत पदक विजेता थे। या क्या खेल है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। यहाँ शब्दों पर ध्यान देना जरूरी है। अच्छा। केडी जाधव भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाले एथलीट थे, जो उन्होंने 1952 में ही कर दिखाया था। अभिनव बिंद्रा पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट हैं। हो, तो पदक और स्वर्ण पदक का यही अंतर है। बस यही छोटा सा अंतर इस सवाल को मुश्किल बना देता है। समझ गया। तो जाधव ने दरवाजा खुला था और बिंद्रा ने उसे सोने का बना दिया। नोट्स में कुछ और पहले लोगों का भी जिक्र है। पहली महिला पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी। हाँ, जिन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य जीता था। और पहला रजत पदक? वो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी में जीता। और हाँ, भारतीय हॉकी के उस सुनहरे दौर को कैसे भूल सकते हैं, जब हमने 8 स्वर्ण पदक जीते थे। पहला स्वर्ण 1928 में आम्स्टर्डम में आया था। वो एक अलग ही दबदबा था। बिल्कुल। तो खेलों में भारत ने अपनी पहचान धीरे धीरे बनाई, खासकर व्यक्तिगत स्पर्धाओं में। ये खुद को साबित करने की कहानी है। सही कहा। ऐसी ही कहानियां हमें साहित्य में भी मिलती हैं, जहां भारतीय लेखक दुनिया को अपनी आवाज सुना रहे हैं। और हाल ही में टॉम्ब ऑफ सैंड के साथ तो इतिहास ही बन गया। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी किताब रेत समाधि, जिसे गीतांजलि श्री ने लिखा है, यह एक ऐतिहासिक जीत थी। इसने हिंदी साहित्य को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी। सही बात है। और ये जानना भी जरूरी है कि इसका अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था, क्योंकि बुकर पुरस्कार लेखक और अनुवादक दोनों को साझा रूप से दिया जाता है। हाँ, ये अनुवाद के महत्व को भी रेखांकित करता है, कैसे एक भाषा की कहानी दूसरी भाषा के पाठकों तक पहुंचती है। गीतांजलि श्री के अलावा नोट्स में कुछ और बड़े नाम भी हैं। झुम्पा लाहिड़ी, द नेमसेक तो मैंने भी पढ़ी है, अरुंधति रॉय, अनीता देसाई। क्या इन सभी लेखिकाओं में कोई कॉमन थीम दिखती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, काफी हद तक। झुम्पा लाहिड़ी अक्सर प्रवासी भारतीयों के अनुभव, उनकी दोहरी पहचान के संघर्ष के बारे में लिखती हैं। अरुंधति रॉय अपने लेखन में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को बहुत मुखरता से उठाती हैं। अनीता देसाई के किरदारों में अक्सर एक मनोवैज्ञानिक गहराई होती है। तो हाँ, ये सभी लेखिकाएं आधुनिक भारत और उसके लोगों की जटिल कहानियों को अपनी अपनी तरह से दुनिया के सामने रख रही हैं। बिल्कुल। तो ये सब हमारी कला, हमारे खेल, हमारा साहित्य किस पर आधारित है? हमारे संविधान पर। और यहीं से हमारा आखिरी खंड शुरू होता है। जी। प्रस्तावना के अनुसार शब्दों का सही क्रम क्या है?
सही क्रम है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42nd संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मतलब संविधान भी समय के साथ विकसित हुआ है। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता और समानता का भी वादा किया गया है। हाँ, 3 तरह का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 तरह की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। और 2 तरह की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे देश की नींव के पत्थर हैं। संविधान के दिल में उतरते हुए अनुच्छेद 1 क्या कहता है? नोट्स के अनुसार ये कहता है, इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये छोटा सा वाक्य बहुत शक्तिशाली है। पहली बात, ये देश के दोनों नामों इंडिया और भारत को आधिकारिक मान्यता देता है। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, न कि राज्यों का महासंघ, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि राज्य किसी समझौते से नहीं जुड़े हैं और उन्हें देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। इनका सही क्रम है समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार और अंत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 32 कहते हैं, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। क्यों होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वाह। अब इसी से जुड़े 2 आखिरी सवाल हमारे नोट्स में हैं। पूछिए। पहला, 103वें संशोधन ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए कौन से अनुच्छेद जोड़े? जवाब है अनुच्छेद 15, 6 और 16(6). जी हाँ, ये संशोधन राज्य को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% तक आरक्षण का प्रावधान करने की शक्ति देता है, जो कि एक बड़ा नीतिगत बदलाव था। और आखिरी सवाल एक व्यावहारिक स्थिति पर है। यदि किसी योग्य उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाता है, तो उसके किस अधिकार का हनन होता है? इसका जवाब है अवसर की समानता, जो अनुच्छेद 16(1) के तहत एक मौलिक अधिकार है। मतलब सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर? बिल्कुल। अगर किसी योग्य व्यक्ति को बिना किसी वैध कारण के प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है, तो ये सीधे तौर पर इस अधिकार का उल्लंघन है। तो नोट्स में अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली कई आजादियों का जिक्र है, जैसे 19B के तहत शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार। हाँ। या 19C जो हमें संघ या संगठन बनाने की आजादी देता है। लेकिन सबसे ज्यादा जोर है 19(1)A पर, यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बिल्कुल। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। नोट्स में बताया गया है कि इस एक लाइन के अधिकार में क्या क्या शामिल है। अच्छा। प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापनों का अधिकार और यहाँ तक कि इंटरनेट का इस्तेमाल करने का अधिकार भी। और ये देखने वाली बात है ना कि ये अधिकार आए कहाँ से? मतलब संविधान की किताब में इंटरनेट का अधिकार तो लिखा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक जिंदा दस्तावेज है। जैसे जैसे समाज बदला, अभिव्यक्ति का मतलब भी बदला। सही। 1950 में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंटरनेट पर कुछ लिखना एक मौलिक अधिकार होगा। अदालतों ने ये समझा कि अगर स्वतंत्रता को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसकी परिभाषा को समय के साथ विकसित होना ही पड़ेगा। मतलब ये कि संविधान की आत्मा वही रहती है, बस उसका शरीर समय के साथ ढलता जाता है। बिल्कुल। और नोट्स में 2005 के सूचना के अधिकार यानी RTI को भी इससे जोड़ा गया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से। यानी सवाल पूछने का अधिकार भी आपकी अभिव्यक्ति की आजादी का ही हिस्सा है। हाँ, क्योंकि अगर आपके पास सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी ही नहीं होगी तो आप अपनी राय कैसे बनाएंगे? एक सूचित नागरिक ही तो सार्थक अभिव्यक्ति कर सकता है। सही बात है। और नोट्स में अनुच्छेद 17 और 18 का जिक्र करके एक और गहरा कनेक्शन बनाया गया है। अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत था। ये हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता का अधिकार समानता के अधिकारों के साथ मिलकर ही काम करता है। बिना समानता के स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेष अधिकार बनकर रह जाती है। वाह, मतलब आज अनुच्छेद 19 हमें पूरे भारत में घूमने और बसने की आजादी देता है। जी। लेकिन क्या ये हमेशा से इतना आसान था? नहीं। चलिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं दिल्ली सल्तनत का दौर, जहां एक सुल्तान का हुक्म ही सब कुछ होता था। ये एक शानदार तुलना है। एक तरफ संविधान का शासन और दूसरी तरफ एक व्यक्ति का शासन। जमीन आसमान का फर्क है।
तो सल्तनत काल का पहला सवाल ही एक पहेली जैसा है। इल्तुतमिश का सीधा वंशज न होते हुए भी कौन उसकी सल्तनत का आखिरी उत्तराधिकारी बना? जवाब है नासिरुद्दीन महमूद। नोट्स में लिखा है कि वो 1246 से 1265 तक सुल्तान रहा, लेकिन सबसे जरूरी जानकारी ये है कि वो बलबन का दामाद था। और यही वो कनेक्शन है जो पूरी कहानी कहता है। मतलब नसीरुद्दीन महमूद नाम का सुल्तान था, लेकिन असली ताकत तो उसके ससुर बलबन के हाथों में थी, जो उस समय नायब था। अच्छा। ये उस दौर की राजनीतिक अस्थिरता को दिखाता है, जहां खून के रिश्ते से ज्यादा ताकतवर रिश्ते और गठबंधन मायने रखते थे। नसीरुद्दीन का सुल्तान बनना असल में बलबन के सत्ता में आने की पहली सीढ़ी थी। नोट्स में उसे सल्तनत काल का औरंगजेब भी कहा गया है, शायद उसकी सादगी की वजह से। हो सकता है। लेकिन सत्ता का खेल कितना क्रूर था, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि इल्तुतमिश की अपनी काबिल बेटी रजिया सुल्तान ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। हाँ, रजिया की कहानी दिखाती है कि मुश्किल सिर्फ उसका महिला होना नहीं था। मुश्किल ये थी कि वो अपने भाइयों से ज्यादा काबिल थी और सीधे जनता से बात करती थी। और उसने तुर्की सरदारों के उस गुट को चुनौती दी। क्या कहते हैं उसे? चालीसा या चहलगानी। हाँ, चालीसा। ये 40 अमीर सरदार खुद को किंग मेकर समझते थे और उन्हें एक मजबूत शासक बर्दाश्त नहीं था, खासकर एक महिला तो बिल्कुल नहीं। और इसी चालीसा के जहर को खत्म करने के लिए बल बनाया। सही। अगला सवाल उसी से जुड़ा है। उसके दौर में तुगरिल खां का विद्रोह बंगाल में हुआ था, लेकिन असली कहानी, जैसा नोट्स में इशारा है, बलबन की नीतियों में छिपी है। उसने जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया और नियामत ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि जैसी उपाधियां ली। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द थे या इनका कोई गहरा मतलब था? बलबन सिर्फ एक सुल्तान नहीं, एक मनोवैज्ञानिक भी था। अच्छा। वो जानता था कि तुर्की सरदारों के मन से ये बात निकालनी होगी कि वो उन्हीं में से एक है। इसलिए उसने फारसी दरबार की नकल की, जहां बादशाह को आम इंसानों से ऊपर लगभग ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। तो ये सिजदा और पाबोस जैसी प्रथाएं वो सिर्फ सम्मान के लिए नहीं थीं, वो हर दिन उन ताकतवर सरदारों को उनकी जगह याद दिलाने का एक तरीका थीं। मतलब ये एक तरह का माइंड गेम था। बिल्कुल। सत्ता का एक नया थिएटर तैयार किया गया जिसमें सुल्तान मुख्य किरदार था, और इस थिएटर को कंट्रोल करने के लिए उसने एक गुप्तचर विभाग बरीद-ए-मुमालिक भी बनाया। हर किसी पर नजर। हाँ, बलबन ने ये साबित किया कि सिर्फ तलवार के दम पर शासन नहीं होता, शासन एक आइडिया पर होता है। और इसी रास्ते पर चलकर खिलजी वंश आया। एक सवाल है कि किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में मंगोल भारत आकर बस गए? जवाब है जलालुद्दीन खिलजी। ये थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, मंगोल तो आक्रमणकारी थे। नोट्स में लिखा है लगभग 4000 मंगोल। ये उस दौर की प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को दिखाता है। ये वो मंगोल थे जो हार गए थे या जिन्होंने इस्लाम अपना लिया था। जलालुद्दीन ने उन्हें बसाकर एक तरह से अपनी सेना को मजबूत किया। लेकिन उसकी यही नरम नीति शायद उसके लिए घातक साबित हुई। हाँ, नोट्स में अगली ही लाइन है कि उसकी हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। और अलाउद्दीन अपने चाचा से बिल्कुल उलट था। वो खुद को सिकंदर ए सानी यानी दूसरा सिकंदर कहता था। नोट्स में उसके सुधारों की एक लंबी लिस्ट है। स्थायी सेना रखना, सैनिकों को नकद वेतन देना, घोड़ों को दागने की प्रथा। ये सब सैन्य सुधार उस समय के हिसाब से क्रांतिकारी थे। इनका मकसद क्या था? एक ही मकसद था, एक विशाल, कुशल और वफादार सेना तैयार करना जो मंगोलों के लगातार हो रहे हमलों का सामना कर सके। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली की होती है। उसने हर चीज की कीमत तय कर दी थी। ऐसा क्यों किया उसने? उसका पहला उद्देश्य जनता का भला नहीं, बल्कि अपनी विशाल सेना का खर्च कम करना था। अच्छा। अगर बाजार में चीजों के दाम स्थिर और कम रहेंगे तो सैनिकों को कम नकद वेतन में भी गुजारा करने में आसानी होगी। ये एक बहुत ही चतुर आर्थिक नीति थी, जिसका फायदा आम लोगों को भी मिला। हाँ, लेकिन उसे लागू करने में उसने बेहद सख्ती बरती। कहते हैं, कम तौलने वाले के शरीर से उतना ही मांस काट लेने का हुक्म था। बाप रे। और इसी से जुड़ा सवाल है कि उसी ने कई तरह के कर भी लगाए। खराज, खुम्स, जजिया। खराज जमीन पर लगने वाला लगान था, जिसे अलाउद्दीन ने बहुत ज्यादा, लगभग 50% तक बढ़ा दिया था। और खुम्स? खुम्स युद्ध में लूटे गए माल पर टैक्स था। अलाउद्दीन ने नियम बदलकर उसका 4/5 हिस्सा खुद रखना शुरू कर दिया था। मतलब हर तरफ से तिजोरी भरने का इंतजाम। अपनी बड़ी सेना का खर्च उठाने के लिए। चलिए अब सल्तनत के इन मैदानों से निकलकर देश के भूगोल पर एक नजर डालते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर। एक सवाल है, वृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालयस को
और किस नाम से जाना जाता है? जवाब है हिमाद्री, यानी बर्फ का घर। ये नाम ही उसकी पहचान है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नोट्स में इसे समझने का एक और तरीका बताया गया है। हाँ, नदियों के आधार पर पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच, कुमाऊं सतलज और काली के बीच, नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता के बीच, और असम हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच। ये तो भूगोल को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। ये एक बहुत ही वैज्ञानिक वर्गीकरण है। ये दिखाता है कि नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, वे लैंडस्केप को आकार देती हैं। आगे कुछ सीधे सपाट तथ्य हैं, जैसे अलग-अलग राज्यों की सबसे ऊंची चोटियां। हाँ, ये लिस्ट हमें याद दिलाती है कि भारत की भौगोलिक विविधता सिर्फ हिमालय तक सीमित नहीं है। केरल की अनाईमुड़ी, नागालैंड की सरामती, उत्तराखंड की नंदा देवी और तमिलनाडु की डोडाभट्टा, पश्चिमी घाट से लेकर अरावली तक भारत में हर दिशा में महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब भूगोल से थोड़ा अर्थशास्त्र की तरफ मुड़ते हैं। चलिए। इन नोट्स में कुछ ऐसे आर्थिक शब्द हैं जो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं, जैसे डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन। इनमें आखिर फर्क क्या है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन का मतलब है मुद्रा के बाहरी मूल्य में आधिकारिक कमी। मतलब जब सरकार खुद करती है। हाँ, जब सरकार जानबूझकर अपनी करेंसी को डॉलर के मुकाबले सस्ता करती है, जबकि मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन बाजार की मांग और आपूर्ति के कारण होता है। तो एक सोचा समझा ऑपरेशन है और दूसरा बाजार का उतार चढ़ाव। बिल्कुल। और यहाँ अवमूल्यन के बारे में एक बहुत ही खास नोट है। भारत में रुपए का अवमूल्यन 3 बार हुआ है, 1949, 1966 और सबसे महत्वपूर्ण 1991 में। 1991, ये तो भारत के आर्थिक उदारीकरण का साल था। हाँ, नोट्स में लिखा है कि ये आरबीआई गवर्नर एस वेंकटरमणन के समय हुआ था। ये क्यों करना पड़ा था? 1991 में भारत दिवालिया होने के कगार पर था। हमारे पास विदेशों से सामान खरीदने के लिए डॉलर लगभग खत्म हो चुके थे। अच्छा। हमें आईएमएफ से कर्ज लेना पड़ा और उनकी शर्तों में से एक थी रुपए का अवमूल्यन। ये एक तरह का आर्थिक शॉक ट्रीटमेंट था। किस लिए? सरकार ने रुपए को लगभग 20% सस्ता कर दिया ताकि भारत में बना सामान विदेशी बाजार में सस्ता हो जाए और हमारा निर्यात तेजी से बढ़ सके, जिससे देश में डॉलर आए। मतलब ये एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा फैसला था। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी। और बैंकिंग से जुड़ा एक और दिलचस्प तथ्य है। हाँ, आज का भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। हाँ, और 1955 में एसबीआई बना और इंपीरियल बैंक भी 1921 में 3 पुराने प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर बना था। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ये भारत में आधुनिक बैंकिंग के विकास की पूरी कहानी है। अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक हितों के लिए इन बैंकों की शुरुआत की थी, जो आज़ादी के बाद भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक बन गए। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में चलते हैं, जहाँ कुछ विज्ञान के रोचक तथ्य हैं। गाड़ियों में स्पीडोमीटर तो सब जानते हैं, लेकिन अगर किसी घूमती हुई चीज की रोटेशनल स्पीड नापनी हो तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? जवाब है टैकोमीटर। ये सभी मापक यंत्र हैं, लेकिन सबके काम बहुत विशेष हैं। स्पीडोमीटर रेखीय गति मापता है और टैकोमीटर घूर्णन गति। रसायन विज्ञान से एक सवाल है जो स्कूल की याद दिलाता है। कौन सा तत्व न तो धातु है और न ही अधातु, यानी उपधातु या मेटलॉइड? हाँ, विकल्पों में से जवाब है जर्मेनियम। उपधातुओं को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये आधुनिक दुनिया के गुमनाम हीरो हैं। वो कैसे? इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं और इसी खासियत की वजह से सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्व सेमीकंडक्टर बनाने के काम आते हैं, जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया, हमारे फोन, कंप्यूटर, सब कुछ टिका हुआ है। वाह। और अंत में जीव विज्ञान से, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य शब्द किसने गढ़ा था? जवाब है जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे। इसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर कोशिका यानी सेल जीवन का हार्डवेयर है, तो प्रोटोप्लाज्म उसका ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर है। अच्छा। ये कोशिका के अंदर का वो जीवित तरल पदार्थ है जिसमें जीवन की सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इसके बिना कोशिका सिर्फ एक खाली डिब्बा है। और पौधों से जुड़ा आखिरी तथ्य है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। इसके लिए क्लोरोप्लास्ट जिम्मेदार है। और ये शायद आज की चर्चा का सबसे बुनियादी लेकिन सबसे गहरा तथ्य है। कैसे?
क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद एक छोटा सा अणु क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी को पकड़कर उसे रासायनिक ऊर्जा यानी भोजन में बदल देता है। यह वो जादुई प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर लगभग सभी तरह के जीवन का आधार है। तो आज हमने इन बिखरे हुए नोट्स के जरिए एक अद्भुत यात्रा की। संविधान के अधिकारों से शुरू होकर सल्तनत के सुल्तानों की राजनीति, हिमालय की बनावट से लेकर 1991 की आर्थिक मजबूरियों तक, और आखिर में जीवन के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक तक। ये सच में दिखाता है कि ज्ञान के छोटे छोटे टुकड़े भी जब एक साथ रखे जाते हैं तो कितनी बड़ी और खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। और आज की इस गहरी चर्चा के बाद एक सवाल है जो सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हमने देखा कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने 700 साल पहले एक विशाल सेना को बनाए रखने के लिए बाजार पर कठोर नियंत्रण और एक तरह की सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की। सोचने वाली बात यह है कि आज के आधुनिक राष्ट्र अपनी विशाल जनसंख्या और सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए किन आर्थिक और प्रशासनिक रणनीतियों का उपयोग करते हैं, और क्या इतिहास की इन क्रूर लेकिन प्रभावी नीतियों से आज के नीति निर्माताओं के लिए कोई सबक छिपा है।